गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडक्टिव बायस इन मशीन लर्निंग। इंडक्टिव बायस होता क्या है, वाई इंडक्टिव बायस, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों नीड हुई, व्हाट इज़ द इंडक्टिव बायस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या इसका मॉड्यूल्स होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से इंडक्टिव बायस यूज में लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्यूटर लाइफ। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप इंजॉय करते रहिए। इंजॉय इफ द इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखे अब होता है क्या। दोस्तों, हम इंडक्टिव बायस बारे में पढ़ते हैं। वाई इंडक्टिव बायस, क्या है इंडक्टिव बायस? ए सीन इन द प्रीवियस आर्टिकल द कैंडिडेट्स एलिमिनेशन एल्गोरिथम। कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम होती है, उसके अंदर जो हाइपोथेसिस होती है, एक स्पेसिफिक जनरल टर्म होती है जिससे एक फाइनल हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसको हम इंडक्टिव बायस बोलते हैं। As seen in the previous article on the candidate elimination algorithm, we get two hypotheses, one specific and one general, at the end as a final solution. Final solutions ये दो तरीके की होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक मॉड्यूल्स होता है। मॉड्यूल्स के से हम पर्टिकुलर किसी डेटा को पास करते हैं, जो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूल की, जिसमें हम इंडिकेटिव बायस को अप्लाई किया जाता है और फाइनली हमारा क्या होता है, एक जनरलाइजेशन प्रोसेस होता है एल्गोरिथम के अंदर। इसके अंदर जब हम आगे देखते हैं तो जब हम चेक करते हैं एक पर्टिकुलर किसी हाइपोथेसिस एल्गोरिथम के अंदर, तो एक एक्चुअली करेक्ट और नॉट करेक्ट, यानी कि एक तरीके से डिसीजन ट्रेनिंग डेटा सेट्स अवेलेबल होता है। Now, also need to check if the hypothesis we got from the algorithm is actually correct or not. Also make decision like what training example should the machine learning exact next. अब इसके बारे में हम कुछ इस फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस किस तरीके के क्रिएट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को इंडिकेटिव रेफरेंस के अंदर हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस हमारा होता है, what happens if the target concept is not in the hypothesis space? Next है, is it possible to avoid this problem by adopting a hypothesis space that contains all potential hypotheses? Next होता है, what effect does the size of the hypothesis space have on the algorithm's कैपेसिटी टू जनरलाइज द अनसीन इंस्टांस? और एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इफेक्ट डज द साइज ऑफ द हाइपोथेसिस स्पेस हैव ऑन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टांस रिक्वायर्ड? ये आपके सारे क्वेश्चंस जो क्रिएट होते हैं इंडिकेटिव बेस के अंदर, जिसके अंदर जिनको हम सॉल्व करते हैं, तो इंडिकेटिव और एक डिटेक्टिव लर्निंग अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके अंदर हम इंडिकेटिव बायस के थ्रू हम देखते हैं। इसके अंदर इंडिकेटिव लर्निंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। दिस इज द बेसिकली मीन लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल, लर्निंग ऑन द गो। क्या होता है, वी आर द गिवन इनपुट, सपोज एक एक्स इनपुट देते हैं एंड आउटपुट सैंपल एफ एक्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिकेटिव learning, the objective is to estimate the function f. The goal is to generalize from the sample and map such that the output may be estimated for fresh sample in the future. अब इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं तो आगे किस तरीके से करते हैं हम आगे हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये होगा, इन प्रैक्टिस estimating the function is nearly always too difficult, though we seek extremely excellent estimates of the functions. जो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं,
फॉलोइंग सम इंस्टांस इन द इंडक्शन इन प्रैक्टिस। कौन कौन सा होता है? असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क एक होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक्स रिप्रेजेंट्स द कस्टमर प्रॉपर्टीज वट एवर वेयर एफ एक्स हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर द क्रेडिट। नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? एक्स रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेंट करेक्टरिस्टिक्स, एफ एक्स इज द इलनेस दे आर इफेक्टेड विथ। नेक्स्ट होता है हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन। फेस रिकॉग्नाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग टेक्निक्स in decision tree. Face recognition is the technique for the recognizing some faces, like bitmaps of people's face make up the X. The fx is used to give the face a name. And दूसरा होता है डिडक्टिव लर्निंग। इसके अंदर डिडक्टिव लर्निंग के अंदर क्या होता है? Learners are initially exposed to concept the generalization followed by particular example and exercise to add learning. Already existing rules are applied to the training examples. इसके अंदर एक चीज होती है बेस्ड हाइपोथेसिस स्पेस। बेस्ड हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर क्या होता है? It does not include all type of training instance. The issue is that we have set the learner thinking to only evaluate the consecutive possibilities. In this instance, a more expensive hypothesis space is required. और आगे अगर हम देखेंगे अनबाइज्ड हाइपोथेसिस स्पेस। अनबाइज्ड हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है? द ऑब्वियस आंसर टू द चैलेंज ऑफ आंसरिंग दैट द टारगेट आइडिया इज represented by the hypothesis space H is to create a hypothesis space that can represent any technable notations. ये एक पर्टिकुलर इंडिकेटिव हाइपोथेसिस के अंदर अनबाइज्ड होता है। अब सबसे बड़ी बात आपकी आती है क्वेश्चनिंग, व्हाट इज इंडिकेटिव बेसिस? इंडिकेटिव बेसिस क्या होता है? As discussed in the introduction, indicative basis refers to a set of assumptions made by the learning algorithm in order to conduct induction or generalize the limited set of observations like training data into a general module of the domains. Next होता है induction would be impossible without such a base because observation may generally be extended in a variety of ways. Next हमारा prediction for new scenario could not be formed if all of these options were treated equally, that is without any base in the sense of the preference for the certain form of generalization representing previous information about the target function to be learned. दूसरी चीज इसके बारे में देखेंगे, द आइडिया ऑफ इंडिकेटिव बाइसेस इज टू लेट द लर्नर जनरलाइज बियॉन्ड द ऑब्जर्व ट्रेनिंग एग्जाम्पल टू डिडक्टिव न्यू एग्जाम्पल्स लाइक ग्रेटर इंडिकेटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल एक्स ग्रेटर देन वाई मीन्स वाई इज द इंडिकेटिव डिटेक्टेड फ्रॉम एक्स। टाइप ऑफ इंडिकेटिव बाइसेस कितने होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं इंडिकेटिव बेसिस। इसके अंदर एक होता है मैक्सिमम कंडीशनल इंडिपेंडेंस। इसके अंदर क्या होता है? इट एम्स टू मैक्सिमाइज द कंडीशनल इंडिपेंडेंस इफ द हाइपोथेसिस कैन बी पुट इन ए बेसियन फ्रेमवर्क। द नेवी बेस क्लासीफायर एम्प्लॉय दिस बेसिस। एक होता है मिनिमम क्रॉस वैलिडेशन एरर। मिनिमम क्रॉस वैलिडेशन एरर हम यूज में लेते हैं select the hypothesis with the lowest cross validation error when the deciding between hypothesis despite the phase and the cross validation appears to be bias free. No free lunch theorem prove the cross validation is biases. Next है
मैक्सिमम मार्जिन जो हम ग्राफ जनरेट करते हैं उसके लिए, while creating a border between two classes, try to make the boundary as wide as possible. In support vector machine, this is the base. The idea is that the distinct class are usually separated by the large gaps. और कुछ और होते हैं, एक होता है हमारा मिनिमम हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्शन लेंथ। ये क्या होता है? व्हेन द कंस्ट्रक्टिंग ए हाइपोथेसिस ट्राई टू कीप द डिस्क्रिप्शन एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सिमिलर theories are seen to be more likely to be correct. Occam Razor does not suggest this. Similar modules are easier to test, not essentially more likely to be true. See the principle of Ocean Razor. एक नेक्स्ट होता है मिनिमम फीचर्स शुड बी रिमूव्ड unless there is strong evidence that they are helpful. Feature selection method are based on this premises. Next होता है nearest neighbors. Assume that the majority of the example in a local neighborhood in feature space are from the same classes. तो ये आपका इंडिकेटिव बाइस और टाइप ऑफ इंडिकेटिव बाइस के बारे में हुआ। अब हम आपके लिए आगे और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप मेरे इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई आपको सुझाव लगे तो। नमस्कार।